इस चैप्टर की शुरुआत होती है अल्केमिस्ट एसोसिएशन की इमारत से, जहां दुनिया भर के सबसे बेहतरीन अल्केमिस्ट्स और मैजिकल पोटियंस बनाने वाले इकट्ठा होते थे। इमारत के अंदर एक युवक मेज के पास खड़ा था। मेज पर कई बेशकीमती जीम्स और धातु के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वह युवक थोड़े निराश लहजे में खुद से कहता है, ये वाकई में बहुत अफसोस की बात है। भले ही बूढ़ा जाबा कितना भी रिसोर्सफुल और चालाक क्यों ना हो, लेकिन वह उस ड्रैगन ब्लड को हासिल नहीं कर सका जिसकी हमें यहां सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके ठीक सामने एक लंबे सुनहरे बालों वाली रहस्यमयी युवती खड़ी थी, जिसके कान थोड़े नुकीले थे। युवक की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी शीट से एक चमकदार और धारदार स्वॉर्ड बाहर निकाली। युवक उसे गौर से देख रहा था। जैसे ही उसने लड़की को स्वॉर्ड निकालते देखा, उसकी आंखें चौंक गईं। उसने घबराते हुए पूछा, तुम तुम ऐसा कुछ करने की तो नहीं सोच रही हो ना? युवक की शंका सही थी। उस लड़की ने बिना किसी डर या झिक के सोड की पैनी धार को अपने ही हाथ पर चला दिया। उसकी गोरी त्वचा पर एक गहरा कट लग गया और वहां से लाल चमकदार ब्लड की बूंदें टपकने लगीं। असल में वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद एक प्राचीन और शक्तिशाली नस्ल की जीव थी, जिसके शरीर में वही ड्रैगन ब्लड बह रहा था। उसने अपनी जेब से एक खाली ग्लास टेस्ट ट्यूब निकाली और अपने हाथ से बहते हुए ब्लड को उसमें इकट्ठा करने लगी। जब टेस्ट ट्यूब नीचे से लाल ब्लड से भर गई, तो उसने मुस्कुराते हुए उसे युवक की तरफ बढ़ाया और कहा, इतना काफी होना चाहिए, है ना? युवक उसकी इस हिम्मत और दीवानगी को देखकर हैरान रह गया। टेस्ट ट्यूब को हाथ में लेते हुए उसने थोड़ा सहज होने की कोशिश की और मुस्कुराकर पूछा, हाँ, बिल्कुल। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? लड़की ने तुरंत मेज पर एक भारी भरकम मोटी काली बुक पटक दी। किताब के गिरने से ढाक की जोरदार आवाज हुई। उसने अपने घायल हाथ को कपड़े से ढकते हुए युवक से कहा, मुझे आगे की प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वैसे भी तुम ह्यूमा लैंग्वेज बोलना नहीं जानते, है ना? क्यों ना तुम इस खाली समय का इस्तेमाल इस पूरी डिक्शनरी को रटने में करो। एक एमसी कमरे में प्रवेश करता है। उसने अपने सिर से हैट हटाई और काउंटर पर मौजूद महिला से कुछ बात की। बातचीत के दौरान उसने थोड़े मजाकिया और कड़े लहजे में कहा, क्या तुम ऐसा कहकर हम बारबेरियंस के साथ भेदभाव कर रही हो? इसके बाद वह एमसी वहीं रखे एक आरामदायक लाल सोफा पर बैठ जाता है। वह अपने हाथ में एक काली और भूरी बुक लेता है और बहुत ध्यान से उसके पन्नों को पलटने लगता है। पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे बुक में या सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जो बेहद हैरान करने वाला था। उसके मुंह से अनायास ही निकलता है, हम। उसका ध्यान काउंटर पर मौजूद सुनहरे बालों वाली महिला की तरफ जाता है। वह महिला वास्तव में एक कुशल एल्केमिस्ट है। वह अपने हाथों से एक नीले रंग के मैजिकल स्टोन से एनर्जी निकालकर एक ग्लास कंटेनर में मौजूद हरे रंग के लिक्विड में मिला रही है। हवा में तैरती नीली रोशनी उसकी मैजिकल पावर को दर्शा रही है। महिला पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद चमक रही है, जो यह दिखाती है कि यह काम कितना कठिन है और इसके लिए कितनी गहरी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। एमसी सोफा पर लेटे लेटे ही उसकी इस कला को देखता है और मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए सोचता है, इतना बेहतरीन कंट्रोल। भले ही मेरा मेन प्रोफेशन एल्केमी नहीं है, फिर भी मुझे अपनी हार माननी पड़ेगी। समय तेजी से आगे बढ़ता है। कमरे में रखी कैंडल काफी पिघल चुकी है। स्क्रीन पर लिखा आता है, 3 घंटे बाद। कमरे के फ्लोर पर एक बड़ा सा हरे रंग का मैजिक सर्कल चमकने लगता है। उसके ठीक बीच में पानी या मैजिकल लिक्विड से भरा एक लंबा सा आयताकार टब रखा हुआ है, जिसमें से बबल्स उठ रहे हैं। 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद महिला थक कर चूर हो जाती है। वह अपने माथे का पसीना पोंछते हुए गहरी सांस लेती है और कहती है, फू, आखिरकार काम पूरा हुआ। सोचा नहीं था कि इसमें पूरे 3 घंटे लग जाएंगे। ऐसा लगता है कि सिटी ऑफ 1000 टावर्स को छोड़ने के बाद से मेरा स्किल थोड़ा कम हो गया है। एमसी सोफा से उठकर अपनी थकान मिटाने के लिए अंगड़ाई लेता है। तभी वह महिला थोड़े संकोच और चिंता के साथ उससे पूछती है, यह पहली बार है जब मैं इस तरह के स्पेल मॉडिफिकेशन टेम्पलेट का उपयोग कर रही हूं। क्या तुम सच में बिना किसी टेस्टिंग के इसका सीधे इस्तेमाल करना चाहते हो? एक शांत और रहस्यमयी कमरे के भीतर एमसी ने अपनी सहयोगी की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा अटूट विश्वास था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। कमरे के बीचों बीच एक जादुई रिचुअल पूल चमक रही थी। जैसे ही उस युवती ने अपना काम पूरा किया, वेदी के ऊपर एक होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठी, जिस पर लिखा था, कंप्लीशन रेट 200%। यह देखकर वह दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा,
पूर्णता का यह स्तर, इसका मतलब है कि उसने न केवल मटेरियल्स को हाई लेवल मैजिकल चीजों से बदला, बल्कि इस रिचुअल की पूरी प्लानिंग को और भी बेहतर बना दिया। उसने पीछे मुड़कर युवती के कंधे पर हाथ रखा और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो और खुद पर भी। अब वक्त आ चुका था। अपनी बात खत्म कर उसने, चलो शुरू करते हैं, कहते हुए अपने ऊपरी बदन से कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसकी इस अचानक हरकत से वह युवती सकपका गई। उसने शर्माते हुए तुरंत अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और घबरा कर कहा, आह, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपया अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाइए। एमसी ने शांति से उसकी बात मानी और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह पूरी तरह तैयार था। युवती ने अपनी हिचकिचाहट को पीछे छोड़ा और अपने हाथों में एक मैजिकल पेन उठाई। उसने मंत्रोच्चार करते हुए एमसी की पीठ पर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच अंकित करना शुरू किया। लिमिट डबल फॉल्स लाइफ। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एमसी की पूरी पीठ पर सोने की तरह चमकता हुआ एक जटिल मैजिकल सर्कल उभर आया। वह सर्कल उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। तैयारी पूरी होने के बाद एमसी चमकते हुए हरे रंग के मैजिकल पूल की ओर बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ता देख युवती ने पीछे से कहा, मैंने तुम्हारे ऊपर अंडर वाटर ब्रीदिंग स्पेल फूंक दिया है, इसलिए तुम्हें वहां अपनी सांस रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रयोगशाला के एक गुप्त कोने में हरा चमकदार लिक्विड से भरा एक विशाल टैंक रखा हुआ था। एमसी ने टैंक के किनारे पर अपना पैर रखा। उसकी हरी आंखों में एक गहरा संकल्प था। वह इस रहस्यमयी लिक्विड में उतरने ही वाला था। तभी पीछे खड़ी उसकी एक करीबी महिला मित्र, जिसने सफेद कोट पहना हुआ था, बेहद चिंतित होकर बोली, लेकिन मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है, क्या यह सही है? उसकी आवाज में अपने दोस्त को खोने का खौफ साफ दिख रहा था। एमसी ने पीछे मुड़कर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ उसे दिलासा देते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वह इस कड़े परीक्षण को पार कर लेगा। ये कहकर उसने टैंक के अंदर डाइव लगा दिया। देखते ही देखते वह उस मैजिकल हरे पानी की गहराइयों में पूरी तरह डूब गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को उस पानी के हवाले कर दिया। चारों तरफ रहस्यमयी गैस के बबल्स उठ रहे थे। तभी अचानक टैंक के पानी में एक तेज हलचल हुई। एक अजीब सी एनर्जी का चक्रवात पानी के भीतर घूमने लगा। एक झटके के साथ एमसी की आंखें खुलीं, पर इस बार उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। वे किसी अलौकिक हरी रोशनी से चमक रही थीं। उसे एक जबरदस्त शॉक महसूस हुआ। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह तैरते हुए ऊपर की ओर उठने लगा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसका खुद का बॉडी अभी भी टैंक के अंदर बेजान पड़ा हुआ है। हवा में तैरती हुई उसकी चेतना आत्मा ने चौंकते हुए कहा, एक मिनट रुको, इसका क्या मतलब है? क्या मेरी आत्मा अभी अभी मेरे शरीर को छोड़कर बाहर आ गई है? वह खुद को एक अनंत गहरे नीले अंतरिक्ष जैसी जगह में तैरता हुआ पाता है। सामने एक विशाल चमकती हुई होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई देती है। उस स्क्रीन पर एक ह्यूमन बॉडी का आउटलाइन है और उसके चारों ओर अलग अलग ऑर्गन, ब्रेन, लंग्स, हार्ट और इंटेस्टाइन्स हवा में तैर रहे हैं। वह हैरान होकर बुदबुदाता है, ये क्या है? तभी उसके दिमाग में एक चौंकाने वाला विचार आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे इसे खुद जोड़ना होगा? समय तेजी से निकला जा रहा था। हवा में एक विशाल डिजिटल टाइमर चमकता है जो उल्टी गिनती दिखा रहा है, 299 सेकंड्स। वह घबरा जाता है। एक कड़ा रुख अपनाते हुए वह सोचता है, भले ही मैं एक हार्डकोर गेमर हूं, लेकिन मैंने पहले कभी सर्जरी नहीं की है। लेकिन समय रुकने वाला नहीं था। वह खुद को संभालता है, बस ऐसे ही खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वह अपनी उंगली उठाता है और स्क्रीन की तरफ बढ़ता है। तो फिर चलो, यही सही। जीवन को बनाए रखने और जीवित रहने के लिए मैं सबसे पहले इस सेकेंडरी हार्ट को जोड़ूंगा। जैसे ही उसकी उंगली हार्ट होलोग्राम को छूकर सही जगह पर बिठाती है, एक तेज रोशनी चमकती है। पूरा नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम लाल रंग की धमनियों के साथ जाग उठता है। वह राहत की सांस लेता है, ये काम कर गया। हौसला बढ़ते ही उसके हाथ तेजी से चलने लगते हैं। वह एक के बाद एक अंगों को सलीके से जोड़ने लगता है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्यूबुलर स्केलेटल एनहांसमेंट ऑर्गन्स। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर किसी पियानो वादक की तरह थिरकती हैं। तभी स्क्रीन पर एक नई चीज अनलॉक होती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, बुरा नहीं है, यहां तो वास्तव में एक ब्लैक कारपेट सेट भी है। जैसे ही वह आखिरी हिस्से को चुनता है, स्क्रीन पर एक आलीशान नीले रंग का शक्तिशाली रोबोटिक आर्मर उभर आता है।
वह कवच उसके बनाए हुए शरीर पर पूरी तरह फिट हो जाता है और स्क्रीन तेज नीली ऊर्जा से चमकने लगती है। तभी बैकग्राउंड में टाइमर 000 सेकंड्स पर आकर रुक जाता है। समय खत्म हो चुका था, लेकिन उसका टास्क पूरी तरह मुकम्मल हो चुका था। अब वह एक नई और अजेय शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। चारों तरफ एक गहरा नीला प्रकाश फैला हुआ था। अचानक हवा में चमकीले होलोग्राफिक अक्षरों में एक संदेश तैरने लगा। बधाई हो, सभी शारीरिक गुण +3। एक विशाल पारदर्शी नीली स्क्रीन के सामने एक गठीला शरीर वाला युवक खड़ा था। उसके सफेद बाल थे और वह अपनी पीठ घुमाकर उस जादुई इंटरफेस को अचंभे से देख रहा था। तभी स्क्रीन पर एक और बड़ा संदेश चमका। अतिरिक्त विशेषता और प्रतिभा प्राप्त हुई। हेवन बिस्टोर्ड कैरापेस, टाइटन ब्लड लाइन सक्रिय हो रही है। युवक अभी इस शक्ति को समझ भी नहीं पाया था कि उसकी चेतना अचानक उस आभासी दुनिया से बाहर खींचने लगी। वह घबराकर चिल्लाया, अरे रुको, मैंने अभी तक सब कुछ ठीक से देखा भी नहीं है। अध्याय 2, प्रयोगशाला का चमत्कार। वास्तविक दुनिया में वह युवक एक गुप्त प्रयोगशाला के भीतर हरे रंग के जादुई तरल से भरे एक विशाल टैंक में बेहोश पड़ा था। पूरे फर्श पर एक बड़ा मैजिक अरे बना हुआ था, जिससे हरी रोशनी और बुलबुले निकल रहे थे। पास ही खड़ी एक सुनहरे बालों वाली एल्फ युवती उसे ध्यान से देख रही थी। वह इस प्रयोग की सफलता देखकर दंग थी। उसने मन ही मन सोचा, इस मॉडिफाइड मैजिक अरे का असर उम्मीद से कहीं बेहतर है। यह बाबेरियन सच में लकी है। टैंक के भीतर युवक के चेहरे और गर्दन की नसें हरी रोशनी से चमक रही थीं। यह संकेत था कि उसके भीतर टाइटन ब्लड लाइन की शक्ति सक्रिय हो रही थी। अचानक आया संकट तभी युवती के कान खड़े हो गए। गलियारे से किसी की आहट सुनाई दी। वह घबराकर बोली, कोई यहां आ रहा है। दरवाजे पर भारी दस्तक हुई। बाहर एक गंजा वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर मोनोकल था। उसने विनम्रता से कहा, लॉर्ड एलियन, क्षमा करें, लेकिन पहले दी गई लिस्ट में कुछ एरर लग रही है। युवती ने तुरंत स्थिति संभाली और कड़े स्वर में बोली, क्षमा करें, वह अभी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बीच में है। लेकिन उसे महसूस हुआ कि स्थिति बिगड़ रही है। उसने फुसफुसाकर कहा, आर्कन मार्क्स एक्टिवेट हो गए हैं। अंदर मल्टीपल इंट्रूडर्स हैं। बिना देर किए उसने हाथ उठाए और मंत्र पढ़ा। सील सील। हरी जादुई बेलें और वाइनस अचानक प्रकट हुईं और दरवाजों व खिड़कियों को पूरी तरह सील करने लगीं, ताकि प्रयोग बाधित न हो। दीवारों पर कांटेदार झाड़ियां तेजी से फैलती जा रही थीं और खतरा बिल्कुल सर पर मंडरा रहा था। उस कमरे में फंसी जादूगरनी के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। उसने अपनी उंगली उठाई। उसकी पोरों से हरी जादुई रोशनी चमक उठी। उसने हड़बड़ी में कहा, समोन गट्स का डिटर्मिनेशन। अब नॉर्मल समोनिंग का वक्त नहीं है। बिना एक पल गंवाए उसने सीधे चिल्लाकर आदेश दिया, टियर 1 मॉन्स्टर समन। एक जोरदार धमाके के साथ उसके ठीक सामने एक मैजिक पोर्टल खुल गया। उसे पता था कि उसे अपनी पूरी मना को स्टेबलाइज करना होगा। जैसे ही पहला मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर आया, जादूगरनी ने राहत की सांस ली। आने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी मना को रिस्टोर करने में मदद करो। जैसे ही उसे ऊर्जा वापस मिली, उसने तुरंत और पावरफुल मॉन्स्टर समन करना शुरू कर दिया। उसने लगातार मंत्र फूंके, टियर 2 मॉन्स्टर समन, टियर 3 मॉन्स्टर समन, टियर 4 मॉन्स्टर समन। संकट और पावरफुल रक्षक कमरे के अंदर एक के बाद एक कई शक्तिशाली जीव प्रकट हो गए। चश्मा पहने एक विशाल पोलर बेयर, एक लाइटनिंग स्पीड वुल्फ और एक बेहद ताकतवर ब्लू मैजिकल गार्डियन बीस्ट। तभी बाहर खिड़की पर लिपटी कांटेदार झाड़ियों के पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, मेरे आका, मामला बेहद सीरियस है। मुझे पर्सनली इस बात को क्लियर करना होगा। दुश्मन दरवाजे और खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसने ही वाले थे। अंतिम जादुई शपथ। जादूगरनी ने देखा कि दुश्मन बहुत करीब आ चुके हैं और उसके समन टियर मॉन्स्टर्स शायद उन्हें रोक न पाएं। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ फैलाए और अपनी बची हुई पूरी माना को एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसने आंखें खोलीं, जिनमें एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन थी। उसने अपना सबसे खतरनाक मंत्र पढ़ा, 5वां सर्कल मैजिक, लेसर अदरवर्ल्ड ओथ। छत पर एक विशाल गोल्डन मैजिक सर्कल चमक उठा। उस डिवाइन लाइट के बीच से एक पंखों वाली बेहद पावरफुल एंजल प्रकट हुई। उसकी प्रेजेंस से साफ था, अब पूरा बैटलफील्ड बदल चुका था। गैब्रियल नाम की एक शक्तिशाली, सुनहरे बालों वाली देवदूत, एंगल, आसमान से अवतरित हुई। उसके विशाल सफेद पंख चमक रहे थे और उसके चेहरे पर गहरा आत्मविश्वास था। वह अपनी स्वामिनी के सामने झुकी, जिसने सिर पर पट्टी बांधी हुई थी। गैब्रियल ने पूरी निष्ठा से कहा, मैं आपके लिए लड़ूंगी, मेरी स्वामिनी। तभी हवेली के मुख्य कक्ष के बाहर भारी हलचल होने लगी।
गैब्रियल के साथ वहां कुछ और जादुई रक्षक भी मौजूद थे। एक चश्मा पहने रहस्यमयी पोलर बेयर, एक नीले पानी से बना विशालकाय जीव और एक सुनहरी ऊर्जा वाला वुल्फ। वे सभी किसी बड़े खतरे के लिए तैयार थे। ब्रू और गुगू का हमला महल के बड़े दरवाजे के दूसरी तरफ दुश्मनों की एक विशाल फौज खड़ी थी। उनका नेता, जो मोनोकल और काउबॉय हैट पहने हुए था, चिल्लाया, ब्रू और गुगू, जाओ और उस दरवाजे को तोड़ दो। हरे कपड़ों में सजे दो भीमकाय जुड़वां भाई आगे बढ़े। मैं पहले जाऊंगा। नहीं, मैं पहले जाऊंगा। दोनों राक्षसी ताकत से दौड़ते हुए दरवाजे से टकरा गए। जादुई ढाल का झटका, धड़ाम। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, हवा में एक चमकदार पीली एनर्जी शील्ड सक्रिय हो गई। जादुई सुरक्षा कवच से टकराते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। दोनों भाई शॉक वेव से हवा में उछलकर दूर जा गिरे। एक ने गुस्से में चिल्लाया, धत तेरे की, ये तो मैजिक है। अंतिम प्रयास, अपने सबसे ताकतवर फाइटर्स को इस तरह हारते देख नेता का गुस्सा बढ़ गया। उसने पूरी सेना को इशारा किया, फोर्स का इस्तेमाल करो और दरवाजा तोड़ दो। दर्जनों सोल्जर्स कुल्हाड़ी, गदा और लाठियों के साथ एक साथ टूट पड़े। पूरा इलाका हमलों की आवाजों से गूंज उठा। बाहर हमला और तेज हो गया और अंदर गैब्रियल अपनी स्वामिनी की रक्षा के लिए अपनी डिवाइन सोर्ड थामने को तैयार थी। कांच टूटने की एक जोरदार आवाज, खड़ाक के साथ महल की बड़ी खिड़की चकनाचूर हो गई। बेलों से घिरी खिड़की अब टुकड़ों में जमीन पर बिखर चुकी थी। भीतर का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। लेकिन उसी पल एक जादुई रोशनी चमकी। वह लड़की जो अब तक अकेली और डरी हुई थी, उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने रक्षक को पुकार लिया। सफेद विशाल पंखों वाली दिव्य परी गैब्रियल उसके सामने प्रकट हुई। गैब्रियल मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई। लेडी एंटोनिया ने मुझे पर्सनली तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा था। लड़की की आंखों में थोड़ी राहत आई। वह पास आकर भावुक होकर बोली, ठीक है गैब्रियल, मेरे पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। अगर मौका मिले तो मेरी मां तक यह खबर पहुंचा देना। गैब्रियल ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, मैं समझ गई, मैं जरूर ऐसा करूंगी। दुश्मनों की घेराबंदी और जादुई पलटवार, अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुल गया। कुल्हाड़ियों और हथियारों से लैस सैनिकों की फौज अंदर घुस आई। उनका नेता, मूंछों और हैट वाला क्रूर आदमी, आगे था। जैसे ही उसने अंदर का दृश्य देखा, वह पूरी तरह हिल गया। गैब्रियल ने पहले ही एक विशाल हरा मैजिक सर्कल बना दिया था। मुखिया घबराकर चिल्लाया, यह क्या है? यहां तो सिर्फ 2 लोग होने चाहिए थे। युद्ध की शुरुआत गैब्रियल ने बिना देरी किए हमला शुरू कर दिया। उसके समन बीस्ट्स हवा की तरह सैनिकों पर टूट पड़े। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। जो अभी तक खुद को अनस्टॉपेबल समझ रहे थे, अब चीख रहे थे, रुको, इन मॉन्स्टर्स को रोको। पूरा कमरा अब एक बैटलफील्ड बन चुका था और साफ था। यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं थी। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। तभी दुश्मन दल के एक सिपाही ने सामने खड़े विशालकाय जीव को जंगली जानवर कहकर चिढ़ा दिया। बस फिर क्या था, उस जीव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि चश्मा पहने हुए एक अत्यंत शक्तिशाली और समझदार सफेद ध्रुवीय भालू, पोलर बियर था। वह पूरी ताकत से दहाड़ा। दहाड़, तुम किसे जंगली जानवर कह रहे हो? उसने हवा में अपनी जादुई हरी ऊर्जा बिखेरते हुए अपने नुकीले पंजों से उस सिपाही पर ऐसा जोरदार हमला किया कि वह सीधे जमीन पर जा गिरा। मैदान में हाहाकार भालू के इस रौद्र रूप को देखकर दुश्मनों की सेना में भगदड़ मच गई। वहीं दूसरी ओर एक विशाल नीले रंग का वाटर गोलेम अपने ताकतवर मुक्कों से दुश्मनों को हवा में उड़ा रहा था। दुश्मन सिपाही डर के मारे चिल्लाने लगे। हालात हाथ से निकलते देख एक बड़ी मूंछों, चश्मे और हैट पहने हुए दुश्मन कमांडर ने अपने बचे हुए साथियों को पीछे हटने का इशारा किया और चिल्लाया, भागो। अच्छा कुत्ता या काल कमांडर भाग ही रहा था कि अचानक उसके सामने बिजली की पीली रोशनी से चमकता हुआ सफेद भेड़िया, व्हाइट वुल्फ, आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। कमांडर घबरा गया और कांपते हाथों से अपनी छुरी निकालकर बोला, अच्छा कुत्ता, प्लीज मुझे मत काटना। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट है। लेकिन वह भेड़िया कोई पालतू जानवर नहीं था। उसने जोरदार दहाड़ मारी, वो, और अगले ही पल उसने उछलकर कमांडर के पेट पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उसका चश्मा हवा में उड़ गया और वह पीछे जा गिरा। देवदूत की निराशा और रहस्यमयी फ्रे। इस पूरी लड़ाई को देखकर खड़ी एक पंखों वाली देवदूत ने सिर पकड़ लिया। वह इस अजीब और बेकाबू युद्ध को देखकर परेशान थी। उसने दुखी होकर कहा, मुझे अब समझ आया कि तुम अकेले होने के बावजूद मुझे इतने समय से क्यों नहीं बुला रहे थे। तभी पीछे से एक डॉक्टर ने उसे टोका, क्या तुम थोड़ी गंभीर हो सकती हो? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन वह देवदूत अपने ही भाव में थी।
और हरे जादुई चक्र की तरफ देख रही थी जिसके भीतर पानी से भरे ताबूत में फ्रेय बेहोश पड़ा था। उसने दुख से कहा, मेरे छोटे फ्रे को एक बर्बर उठा ले गया। डॉक्टर ने हैरानी से सिर खुजलाया। तुम आखिर बोल क्या रही हो? ताबूत के भीतर फ्रे धीरे धीरे होश में आ रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने वहीं देवदूत उसे देख रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घराने की महिला गुस्से और हैरानी से दूसरी लड़की का हाथ पकड़ लेती है। वह तल्ख लहजे में पूछती है, हे भगवान, तुमने इस बर्बरियन के लिए गुप्त अनुष्ठान करने के लिए अपने खुद के पवित्र और कुलीन ब्लड का इस्तेमाल कर डाला। आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए झिझकती है और घबराकर कहती है, ओह, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वह लड़की अपनी आंखें झुकाकर उस लड़के की तरफ देखती है जो एक हरे रंग के पारदर्शी लिक्विड हीलिंग पॉड से भरे टैंक के अंदर बेहोश तैर रहा है। लड़के का शरीर मजबूत और गठीला है, लेकिन वह गहरी नींद में है। लड़की भावुक होकर कहती है, वह असल में एक ऐसा फ्रेंड है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह टैंक के पास जाती है और भावुक होकर मन ही मन उस लड़के से कहती है, एवन, तुम्हें होश में आना ही होगा। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार चीख गूंजती है। चीख सुनते ही वह लड़की बुरी तरह चौंक जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वह पीछे मुड़कर देखती है। ये क्या हुआ? बाहर से कैसी आवाज थी? जब वह और सफेद पंखों वाली महिला दौड़कर बाहर बड़े हॉल में पहुंचती है, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां मौजूद पालतू पोलर बेयर और अन्य रक्षक जानवर पीछे हट रहे होते हैं। हॉल के फर्श पर कई लोग अचेत पड़े होते हैं और उनके शरीर से काले और बैंगनी रंग का जहरीला धुआं निकल रहा होता है। उनके चेहरे नीले पड़ चुके होते हैं। रक्षक चिल्लाते हैं, यह एक कर्स है, हम पर हमला हुआ है। पूरा महल अचानक एक भयानक खतरे की चपेट में आ चुका था। लेकिन एलरोंड, शाही परिवार के महल के गुप्त कमरों में एक भयानक साजिश रची जा रही थी। रहस्यमयी सुरागों का पीछा करते हुए देवदूत, एंगल जैसी दिखने वाली एक शक्तिशाली महिला और उसकी साथी फ्रे उस गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। चारों तरफ तबाही थी। देवदूत ने गंभीरता से कमरे को देखा और कहा, यहां पहले से ही एक जानलेवा कर्स का जाल बिछाया गया था। यह सुनकर फ्रे के चेहरे पर चिंता उभर आई। उसने घबराते हुए कहा, क्या वे हमें बेरहम कातिलों के रूप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक ठंडी और जानी पहचानी आवाज गूंजी, लंबे समय बाद मिले मेरे प्यारे पुराने सहपाठी। अंधेरे में काले क्लोक में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। फ्रे की आंखें फैल गईं, माथे पर पसीना छलक आया। हुड के नीचे से दो लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। फ्रे के मुंह से निकला, कयान पॉलस? वह तुरंत बोली, तो इसका मतलब नेक्रोमेंसी स्कूल ने रॉयल फैमिली के साथ बेट्रेल कर दिया है? कायान ने हुड पीछे खींचा और शातिर मुस्कान के साथ बोला, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। यह बस एक छोटी सी मुलाकात है। देवदूत ने अपनी जादुई सेंसेस एक्टिवेट की और फ्रे को सचेत किया, सावधान रहो, यहां बहुत खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है। कायान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने उंगलियां हवा में घुमाई और कहा, मुझे डायरेक्ट लड़ाई पसंद नहीं, लेकिन अब तुम्हें समझाना पड़ेगा। तभी उसके हाथों से काला और बैंगनी धुआं निकलने लगा। वह हवा में सरपेंट्स की तरह फैल गया। धुआं तेजी से एक विशाल आकार लेने लगा और उसके पीछे एक भयानक स्केलेटन वॉरियर बन गया, लाल आंखों के साथ। अब यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक खुली वॉर की शुरुआत थी। सुनहरे बालों वाली एक लड़की हैरान रह जाती है। उसकी आंखें डर और अविश्वास से फटी की फटी रह जाती हैं। वह सामने खड़े व्यक्ति को देखते हुए कांपती आवाज में पूछती है, स्पिरिट मैनिपुलेशन, सोल हार्मोनाइजेशन, क्या तुम नेक्रोमेंसी स्कूल में टीयर 2 सोल कॉलर के स्तर पर पहुंच चुके हो? उसके सामने खड़ा लाल बालों वाला दुष्ट जादूगर, जिसके चेहरे और गर्दन पर काले डरावने टैटू बने हुए थे, कुटिल मुस्कान के साथ हंसता है। उसके चारों ओर बैंगनी और काली जादुई ऑरा घूम रही थी। वह गर्व से कहता है, बिल्कुल सही पहचाना। क्या तुम जानती हो कि मुझ जैसे एक गरीब बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को इतनी पावर पाने के लिए क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा है? वह आगे बढ़ता है, चलो मैं तुम्हें अपने कर्मों से जवाब देता हूं। वह अपने हाथ में एक गोल धातु का एमुलेट निकालता है जिस पर सांपों की आकृति बनी थी। वह उसे एक्टिवेट करता है और चिल्लाता है, और मेरा वह सैक्रिफाइस, मेरा सब कुछ था। तावीज से काले और लाल रंग की विनाशकारी एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। अचानक एक शक्तिशाली पंखों वाली एंजल योद्धा सामने आ जाती है। वह अपनी उंगली से होली सोर्ड प्रकट करती है और आदेश देती है, राजकुमारी की रक्षा करो।
राजकुमारी के रक्षक, एक विशाल पोलर बेयर और एक बिजली जैसी ताकत वाला वुल्फ गर्जना करते हुए हमला करते हैं। जादूगर के चारों ओर एक विशाल नीला समनिंग मॉन्स्टर प्रकट होता है। दोनों तरफ से ताकतें टकराती हैं। अंत में दोनों शक्तियों की टक्कर से बैंगनी और गुलाबी रंग का विशाल एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। जमीन फट जाती है, पत्थर उड़ने लगते हैं और पूरा इलाका विनाशकारी झटके में डूब जाता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ तबाही मच गई। आसमान गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ घना धुआं फैल गया। इस भीषण टकराव के बीच अपनी असली राक्षसी और जंगली फॉर्म में आए योद्धा पीछे हटने लगे। बिजली जैसी नीली लपटें और चिंगारियां हवा में तैर रही थीं। तभी एक एंजल जैसी योद्धा गैब्रियल अपनी विशाल सुनहरी तलवार जमीन पर टिकाकर ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसकी भव्य सफेद विंग्स हवा में फैले मलबे को रोक रही थीं। उसने अपने पीछे खड़ी छोटी बच्ची फ्री की तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, डरो मत नन्ही फ्रे, गब्रियल तुम्हारी रक्षा करेगी। जमीन पर दो शक्तिशाली रक्षक अपनी असली ट्रू फॉर्म्स में बुरी तरह घायल और हांफते हुए गिरे पड़े थे। उनकी आंखों में थकान और लाचारी साफ दिख रही थी। उन्हें देख पीछे खड़ी महिला योद्धा घबराकर चिल्लाई, कोई भी आगे मत बढ़ना, तुम दोनों अभी अपनी ट्रू फॉर्म में हो। अगर अब एक भी वार लगा तो तुम मारे जाओगे। धीरे धीरे धुआं कम होने लगा। गैब्रियल और उसकी साथी ने आंखें सिकोड़कर सामने देखा। धुएं के बीच एक विशाल परछाई उभर रही थी। गैब्रियल ने कहा, धुआं साफ हो रहा है, उधर देखो। जैसे ही धुआं हटा, सामने एक विशाल काले और नीले अभेद्य कवच वाला राक्षस खड़ा था। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी निकल रही थी और उसके शरीर से काली ऊर्जा लपटों की तरह बह रही थी। उसके हाथों में हड्डियों से बने दो विशाल हथियार थे। उसे देखते ही गैब्रियल के मुंह से निकला, एक नेटर आयरन गार्ड। इस राक्षस के पीछे शातिर मुस्कान लिए कायान खड़ा था, इस पूरे विनाश का मास्टरमाइंड। यह देखकर महिला योद्धा गुस्से और सदमे से कांप उठी। उसने कयान की तरफ देखते हुए पूछा, कयान, क्या तुमने सच में उन सभी की आत्माओं को जलाकर इसे जिंदा किया है? जिसने सफेद कोट और नीली पोशाक पहन रखी थी हैरान होकर सामने खड़े व्यक्ति को देखती है। उसकी आंखों में गहरा दुख और अविश्वास था। वह कांपती हुई आवाज में पूछती है, कयान, क्या तुमने सच में उन सभी की आत्माओं को जला दिया? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना क्रूर हो सकता है। कयान सामने खड़ा था और उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थीं। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वे बस गुंडों का एक झुंड थे। क्या महारानी को ऐसे लोगों के लिए दुख महसूस करना चाहिए? उसके लिए उन जिंदगियों की कोई कीमत नहीं थी। तभी वहां एक विशाल सफेद पंखों वाली एंजल प्रकट होती है। उसके सुनहरे बाल हवा में लहराते हैं और उसकी आंखों में न्याय की आग जल रही थी। वह अपनी तलवार कसकर पकड़कर कहती है, बुरे काम सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाते क्योंकि वे बुरों पर किए गए हैं। न्याय का मतलब क्रूरता नहीं होता। कयान ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। वह ताना मारते हुए बोला, एक एंगल से यही उम्मीद थी। कितने सुंदर और बेकार शब्द हैं। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपनी जादुई ऊर्जा सक्रिय करता है। उसकी उंगलियों से बैंगनी ऑरा निकलने लगता है और वह चिल्लाता है, तो क्या हुआ? अटैक! उसके पीछे से एक विशाल नीला आर्मर्ड डीमन प्रकट होता है। खतरे को देखते हुए एंजल अपनी तलवार उठाती है और हवा में उड़ जाती है। वह नीचे खड़ी महिला की रक्षा करते हुए चिल्लाती है, मेरी लेडी पीछे हटो। अगले ही पल एंजल और डीमन के बीच जोरदार टक्कर होती है। सुनहरी रोशनी और काली ऊर्जा आपस में टकराती है और पूरे मैदान में स्पार्क्स फैल जाते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि न्याय और अंधकार की टकराहट बन चुकी थी। एक विशाल, भयानक और नीली ऊर्जा से चमकने वाले अभेद्य अनडेड पपेट ने अपनी विशाल तलवार उठाई और पूरी ताकत से राजकुमारी पर हमला कर दिया। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं और उसका वार इतना तेज था कि हवा भी चीख उठी। अब तुम्हें बचाने की मेरी बारी है। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। राजकुमारी के वफादार साथी, जिसके पास पवित्र एंजल पंख थे, ने बिना एक पल गंवाए राजकुमारी के आगे आकर एक सुनहरी मैजिक सर्कल ढाल बना दी। उसने अपनी पूरी ताकत उस ढाल में झोंक दी ताकि उस भयानक दानव का वार रोका जा सके। झटके को संभालते ही उसने हवा में छलांग लगाई और उस विशाल कठपुतली को एक जोरदार लात मारकर पीछे धकेल दिया। राजकुमारी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद लिटिल फ्री। दूसरी तरफ उस अभेद्य नीले दानव के पीछे खड़ा था असली दुश्मन, कायन। वह दूर से ही इस लड़ाई को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। राजकुमारी ने कहा, जब तक यह अनडेड पपेट यहां है, हम कयान पर एक भी सीधा वार नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। कायान ने उनकी लाचारी देखकर घमंड से हंसते हुए कहा, शाही सीक्रेट आर्ट्स, ब्लड ओथ, तुम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी तुम बेहद कमजोर निकले। कायान यहीं नहीं रुका।
वह चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाकर किसी को ढूंढने लगा और तंज कसा। वह कमबख्त बारबेरियन कहाँ चला गया? मुझे मत बताना कि वह हमारी प्यारी प्रिंसेस को यहीं छोड़कर भाग गया है।